हे हाय एवरीवन, दिस इज अनिकेत। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज जैसा कि आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशन फार्मूला एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में। गाइज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी फार्मूलेज हैं, मतलब जो भी फार्मूला आता है उनका डिराइव्ड यूनिट क्या होगा और उनका डायमेंशन क्या होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अपने स्टडी को पीक पे रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो गाइज अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डेराइव्ड यूनिट और उसका डायमेंशन। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहला चीज यहाँ पे दे रखा है चार्ज, कि भाई चार्ज का डायमेंशन क्या होता है और उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ऐसे तो इन जनरली चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, लेकिन डेराइव्ड में उसका क्या आता है तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो उसके लिए हम लोग को चार्ज का डेफिनेशन समझना होगा। जैसे आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि जो भैया करंट होता है वो क्या होता है, तो आप सबको पता है कि करंट जो होता है वो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। अब ये Q बाई टी कैसे आता है? तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? चार्ज का SI यूनिट चाहिए या यूनिट चाहिए, और चार्ज का मेरे को क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ एक यूनिट का कॉलम बना लेते हैं और इधर एक हम डायमेंशन का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हम मेरे को चार्ज का चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? चार्ज को इधर ही रहने दूंगा और I को मैं उधर फेंक दूंगा। तो I इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी, इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इसका यूनिट बनाना है, तो भाई I का यूनिट क्या होता है? I का मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्यों होता है? क्योंकि इसको खोजने वाले कौन थे? एंद्रे मैरी एम्पियर, है ना। ऐसे तो करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड होता है, लेकिन इसको खोजने वाले एम्पियर थे, इसीलिए इसका यूनिट हम लोग एम्पियर देते हैं। और टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? ऐसे आता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? ये एम्पियर सेकेंड है भाई, एएस वगैरह कुछ समझ मत लेना। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका यूनिट हम लोग क्या देते हैं? कूलम देते हैं। ठीक है, अब बात होता है मेन चीज की, भैया डायमेंशन इसका क्या होगा। तो डायमेंशन में देखो, मैंने आपको बताया था ये जो करंट है, ये करंट कैसा क्वांटिटी है? करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन और उसका जो यूनिट होता है दोनों सेम होता है। जैसे एम्पियर का डायमेंशन भी ए लिखाएगा और एम्पियर का यूनिट भी ए लिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्टेरेडियन का बात करें, स्टेरेडियन भी एक तरह का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जो फंडामेंटल के अंदर ही आता है, तो उसका भी ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो एसआर लिखाता है, लेकिन अगर डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन में भी एसआर लिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कैंडेला है, तो कैंडेला का सीडी लिखाता है यूनिट भी, और उसका डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन में भी सीडी लिखाएगा। तो उसी तरह से जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं ना, उनका डायमेंशन और यूनिट बोथ आर सेम। तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो करंट ए, और जो टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो जो चार्ज आएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा गाइस? चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा ए टी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मार देंगे। चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? ए टी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टी को याद रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए टी कहाँ से आ गया भाई? तो चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी, क्लियर रखना। अभी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है भाई? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। ठीक है, वर्क बाई चार्ज, और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? भी से दिखाते हैं। अब मान लो आ गया कि भैया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको क्या करना है? डायमेंशन बताना है, और आपको कुछ नहीं पता, तो सिंपल आपको फार्मूला पता है कि भाई जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका क्या होता है? वर्क बाई चार्ज होता है। तो सिंपल वर्क का यूनिट क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो इसका ओवरऑल ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? जूल पर कूलम। तो इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलम, सिंपल। लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आराम से निकालते हैं। V इज इक्वल टू क्या है भाई? वर्क बाई क्या है? चार्ज है, W बाई क्यू है। अब मेरे को वर्क का ही नहीं पता,
तो हम लोग पढ़े प्रीवियस, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था मैकेनिक्स में कि भाई जो वर्क होता है, वर्क को आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और चार्ज का डायमेंशन आपको पता है क्या, 80 लिख सकते हैं। अब रहा बात कि हमको ऊपर वाले का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2, और इधर से भैया D के लिए क्या हो गया, L, क्योंकि D एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो L होगा, और नीचे 80। इन सबको सॉल्व मार देना है, तो कुछ इस तरीके से आएगा, MLL मल्टीप्लाई होगा तो L², और इधर से आ जाएगा T-2, और नीचे आ जाएगा 80। क्लियर। अब यहाँ से नीचे से T अगर ऊपर जाता है गाइस, तो ऊपर में -1 है, नीचे से एक ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, नीचे से ये वाला अभी +1 में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, है ना, माइनस माइनस मिलेगा, प्लस बनेगा तो -3 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस का साइन है ना, इतना बेसिक बता दे रहा हूँ। तो ML² यहाँ पे हो जाएगा T-3। ये कैसे हुआ समझ में आ गया, तो ML² T-3 हो गया, और यहाँ से A जो है, A भी तो गया ना ऊपर, तो A ऊपर गया तो A पे पावर -1। ये आपका पूरा ओवरऑल आ गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिंपल समझो, M ऊपर था, L² ऊपर था, नीचे ऊपर में T पे पावर -2 था, नीचे से गया ऊपर T पे पावर -3 हो गया, और A नीचे से ऊपर गया तो A पे पावर -1 हो गया। इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा गाइज, ML² T पे पावर -3 A पे पावर -1। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसको समझना, ठीक है, समझते रहना, मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है। क्या होता है गाइस, ये होता है फोर्स बाई चार्ज, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होता होगा, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में था, तो वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज होता है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा है मैकेनिक्स वाले लेक्चर में, वो क्या था, MLT-2। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने मैकेनिक्स पहले क्यों पढ़ाया। अब चार्ज में हम अगर बात करें तो चार्ज में क्या होता है, AT होता है। तो सिंपल अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो नीचे से T ऊपर जाएगा तो T पे पावर -3 हो जाएगा, तो ML T पे पावर -3 और A पे पावर -1, ठीक है। तो इसका सिंपल ये लिख देंगे, ML T पे पावर -3 और A पे पावर -1, ठीक है। अब सर इसका तो आपने ऐसा यूनिट बताया ही नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, फोर्स ऊपर में है तो फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। सिंपल, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, नीचे से ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर कूलम। किसका ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे अपना क्या है, अच्छा इसका फॉर्मूला भी मैंने मिटा दिया। इसका फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स बाई चार्ज, ठीक है, F/Q। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, एनीवन कैपेसिटेंस अगर आप में से किसी को आता है तो वीडियो पॉज करो, पॉज करके उसकी डेराइव्ड यूनिट निकालने की कोशिश करो कि भाई कैपेसिटेंस का डेराइव्ड यूनिट क्या होगा और कैसे। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस है क्या एक्चुअली में, ये है क्या, तो कैपेसिटेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर्स के अंदर पाया जाता है, जो क्या करते हैं, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करते हैं। उनका एक फिक्स प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पतला सा वायर है, अब उस पतले से वायर में अगर मैं 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दूं तो क्या वो पतला सा वायर सह पाएगा, नहीं ना सह पाएगा, वो जल जाएगा। रीजन कि उसका एक कैपेसिटी होता होगा। तो कैपेसिटेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है जो बताता है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसको आगे आप लोग डिटेल और करेंगे। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं भाई, तो निकालते इस तरीके से हैं कि हमने पोटेंशियल कितना दिया और उसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ। तो सिंपल उसका फॉर्मूला आता है Q/V, मतलब चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक है, Q/V। अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसके SI यूनिट डेराइव्ड में तो कुछ और आता है, लेकिन इसको खोजने वाले कोई फैराड नाम करके साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है फैराड, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, फैराड, याद रखेंगे। अब इसका डायमेंशन का बात करें तो Q का डायमेंशन क्या हो गया भैया, 80, और V का डायमेंशन अभी जस्ट हमने निकाला था। V का डायमेंशन भर दो, ML² T पे पावर -3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को V का एग्जाम में मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को खाली यही क्वेश्चन आया, ये सब तो नहीं आया, तो एग्जाम में कैसे निकालूंगा। तो सिंपल, आपको V के लिए मेहनत करना पड़ेगा, V के लिए फिर से वर्क बाई चार्ज करना पड़ेगा पीछे कॉपी में, फिर उसके बाद वो निकाल के फिर वो चीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ करने के बाद आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। नीचे से t पे पावर -3 है, t पे पावर अगर ये -3 ऊपर जाता है तो क्या होगा? तो सिंपल देखो भाई, सबसे पहला m नीचे से ऊपर गया तो m पे पावर -1, m पे पावर -1, l नीचे से ऊपर गया तो l पे पावर -2, t नीचे से ऊपर जाएगा, पहले से माइनस था, ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ये प्लस बन जाएगा, तो t पे पावर +3 और t यहाँ पे एक और मौजूद था तो क्या हो जाएगा? t पे पावर 4। ठीक है, समझ पा रहे हो? t पे पहले से पावर 1 था, नीचे से माइनस ऊपर गया तो प्लस बन जाएगा, तो t पे पावर 4 बन जाएगा। और a यहाँ पे पहले से मौजूद था, नीचे से ऊपर जाएगा, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो बन जाएगा a²। ठीक है, अब इसका डायमेंशन हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। ठीक है भाई, ये डायमेंशन हो गया आपका किसका? कैपेसिटेंस का। बहुत ही इजी, एकदम आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के बाद बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कि यार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिंपली कुछ नहीं होता है आपका, ये सिंपली होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो q इनटू जो भी आपका डिस्टेंस होता है वो। तो अगर हम चार्ज का देखें, अगर इसका ऐसा यूनिट देखा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सिंपल सोचो, चार्ज का हो गया कूलम और डिस्टेंस का हो गया क्या? मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर, है ना? सिंपल, कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका डायमेंशन का, तो गाइस इसका डायमेंशन क्या होगा? चार्ज के लिए हो गया 80, क्योंकि डायमेंशन निकालना है तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और डिस्टेंस के लिए क्या हो गया? l। तो सिंपल इसका डायमेंशन क्या होगा? LTA या ATL, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन हो गया। अब एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। गाइज ये क्वेश्चन आता कहां से है? तो इसको देखो आप ध्यान से, एक क्वेश्चन एक्चुअली में इस फॉर्मूले से आता है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे तो यहां पे ये जो E0 है ना, ये E0, इसी को बोला जाता है परमिटिविटी। कौन सा परमिटिविटी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जैसे मैग्नेट पढ़ोगे ना, तो मैग्नेट में आएगा एक μ0, कुछ इस तरीके का, ऐसा μ0, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी। यहाँ आता है E0, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो E0 होता है एक्चुअली में इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन डी डाज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन डी डाज। तो एप्सिलॉन डी डाज का ऐसा यूनिट क्या होता है और एप्सिलॉन डी डाज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होता क्या है गाइस, हमको एप्सिलॉन के बारे में पता करना है, तो हम इस एप्सिलॉन को इधर भेजेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्मूला यहाँ निकल के आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, एप्सिलॉन को हमने इधर भेजा तो एप्सिलॉन इधर आ गया, और यहाँ पे ये 1/4π, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है और कांस्टेंट का यूनिट होता नहीं है। जैसे 1 2 3 सब का यूनिट होता है क्या? नहीं होता है ना। अब बोलूंगा मैं 100, तो 100 क्या? 100 क्या है? एक तरह का क्वांटिटी है, उसका यूनिट थोड़ी ना होगा। तो उसी तरह से जो कांस्टेंट चीज है, जैसे 1 4 पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो ये कांस्टेंट चीज है, इसका यूनिट नहीं होता, ना ही डायमेंशन होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें एप्सिलॉन हमारा इधर आ गया, तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आएगा Q1 Q2 और नीचे में आ जाएगा आपका क्या? FR²। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहला यूनिट अगर देखें तो Q1 Q2 के लिए क्या हो गया? कूलम इंटू कूलम। ठीक है, C के लिए Q1 के लिए C, Q2 के लिए भी C, कूलम इंटू कूलम। तो मैं कूलम इंटू कूलम को डायरेक्ट कूलम स्क्वायर लिख सकता हूँ, C², कोई दिक्कत नहीं। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन। ठीक है, फोर्स की जगह पे न्यूटन, और R² की जगह मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। R² की जगह मैं क्या लिख दिया? मीटर स्क्वायर। अब गाइस ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके का आएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर -2, नीचे से ऊपर गया न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, नीचे से ऊपर गया तो मीटर -2 और C² वैसे का वैसा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर -2 C²। क्लियर है।
अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका डायमेंशन का, तो डायमेंशन इसका क्या होगा, पहले आराम से पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसके बाद हम लोग डायमेंशन देखते हैं। तो अब देखो डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये रखा हुआ है इधर। अब मेरे को इसका डायमेंशन चाहिए भाई, डायमेंशन चाहिए तो Q1 के लिए क्या हो गया 80, ठीक है, Q1 के लिए 80, फिर से Q2 के लिए 80, एकदम आराम से समझा रहा हूं। और F का डायमेंशन क्या होता है, F का डायमेंशन होता है M L T -2, और नीचे फिर से क्या है R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, तो फिर इसको ब्रैकेट बंद, फिर से L स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है, नीचे वाले को आराम से सॉल्व करो, ऊपर वाले को आराम से सॉल्व करो। तो ऊपर वाला मेरा क्या आएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे वाला क्या आएगा M L स्क्वायर है, L पे पावर 1 है, क्या हो जाएगा L पे पावर 3 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा T पे पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे T पे पावर +2 है, यहाँ पे क्या है T पे पावर -2 है। अब नीचे सुपर फेंकेंगे इसको गाइज, अगर नीचे सुपर फेंकेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, A पे पावर 2 और T देखो T नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा T पे पावर 4, क्यों, क्योंकि पहले से 2 था, नीचे से ऊपर गया, फिर से 2 ऐड हुआ। ठीक है, M पे पावर -1 क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, और L पे पावर -3 क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। होप गाइज इसका डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डायमेंशन आराम से लिख देंगे हम लोग, क्या A स्क्वायर T पे पावर 4 M पे पावर -1 L पे पावर -3, डायमेंशन कंप्लीट। ठीक है, ये किसका डायमेंशन कंप्लीट हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको आप एप्सिलॉन डी डैश बोलते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, जो कि एक्चुअली में ER होता है। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट था तो इसको ER बोला जाता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, इसको समझो ध्यान से। एक्चुअली में जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो कुछ ऐसा है नहीं, इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। ठीक है, याद रखेगा, नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ना ही इसका कोई यूनिट होता है, नो यूनिट, ना ही कोई डायमेंशन होता है, ना ही कोई यूनिट होता है, क्योंकि एक तरह का रेशियो है, तो रेशियो का ना ही डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होता है। क्लियर, मतलब यहाँ देखा जाता है कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में परमिटिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का समझो कि रेशियो है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो गाइज अभी आपने यहाँ पे 6 फार्मूला देखा, आई थिंक नहीं सॉरी 7 फार्मूला देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी 6 या 7 फार्मूला देखेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनफ होगा। फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होगा मैग्नेटिज्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब आगे देखते हैं कुछ डेराइव्ड यूनिट और कुछ डायमेंशन को। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे है अपना रेसिस्टेंस। तो यार रेसिस्टेंस का क्या होगा, सिंपल ओम्स लॉ का याद करो। ओम्स लॉ में फॉर्मूला क्या था, V = IR, ये फॉर्मूला होता था। तो गाइस अगर R का बात करें तो R = क्या आ जाएगा, V/I, है ना, V/I। अब आप सबको पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है यार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है M L स्क्वायर T -3 A पे पावर -1। ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है, स्क्रीनशॉट में होगा। ठीक है, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट का डायमेंशन क्या होगा, तो एम्पियर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, नीचे एम्पियर पे पावर क्या है, 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो मतलब A स्क्वायर। और रेसिस्टेंस का सबको यूनिट पता ही होगा, क्या होता है इसका यूनिट, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसका यूनिट, ओम, OHM, ओम। और अगर डायमेंशन की बात करें तो गाइज नीचे से ये जब A ऊपर जाएगा तो A स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स इसका डायमेंशन हो जाएगा M L स्क्वायर T पे पावर -3 A पे पावर -2। क्लियर है, A पे पावर -2। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, रेसिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, समझो ध्यान से। रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को फ्लो करने से अपोज करे, जो करंट को चलने से रोके, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो भाई कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस उसका जस्ट अपोजिट होगा, जो करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो जस्ट इनवर्स है ना, कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस जस्ट एक दूसरे का इनवर्स है।
रेसिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस बढ़ाता है कि हाँ भाई जा करंट जा। तो सिंपल यहाँ पे कुछ करना नहीं है यार, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या कर देना है, रेसिस्टेंस का जो भी चीज आ रहा है उसको इन्वर्स मार देना है। रेसिस्टेंस का जो भी चीज आ रहा है उसको इन्वर्स मार दो, कंडक्टेंस हो गया। जैसे ओम है, ओम का इन्वर्स मारो तो कुछ इस तरीके का होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महू बोलते हैं, MHO महू बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले पार्ट को ओम बोलते हैं तो इस वाले पार्ट को महू बोलते हैं, जस्ट इन्वर्स। और यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करें तो जैसे रेसिस्टेंस का आपको डायमेंशन में जो भी चीज पे पावर +1 है उस पे पावर माइनस कम कर दो, M पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर +3 और A पे पावर 2, बस हो गया ये कंडक्टेंस। अभी बात करते हैं रेसिस्टिविटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी का क्या होता है भाई, तो आप सब ने पढ़ा है बचपन में, यानी कि 10th क्लास में, कि भैया जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे, फिर आपने पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर पे, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। तो नेचर टेम्परेचर तो खैर फालतू चीज है, इसको हटाओ, इसका डायमेंशन वगैरह में कोई यूज नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज का यूज है कि भैया रेसिस्टेंस यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वायर का लेंथ काफी बड़ा होता है तो उसका रेसिस्टेंस बड़ा होता है, इसीलिए हीटर का वायर को स्प्रिंग के टाइप में बनाया जाता है ताकि उसका लेंथ बड़ा हो और रेसिस्टेंस वो ज्यादा ऑफर करे, और रेसिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा शो हो। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, यानी कि इसी कारण से जो हीटर का वायर होता है उसको काफी पतला बनाया जाता है। आयरन का अगर आपने कॉयल देखा होगा, जो आप प्रेस मशीन जो होता है हमारा आयरन, उसका अगर आप कॉयल देखोगे खोल के तो उसके अंदर बहुत पतला 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 सिलिका के अंदर बिछाया हुआ रहता है, पतला पतला एकदम रेसिस्टेंस का वायर। तो पतला होने का रीजन ये होता है कि जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, खैर वो सब बात की बात है। इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है, R = ρL/A। गाइज ये जो रो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये जो रो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी। तो अपने को इस रो का काम करना है, तो इस रो का काम करना है तो इस रो को इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको उधर फेंकेंगे। तो रो का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ए इधर चला जाएगा तो इसका फॉर्मूला आएगा रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या आया, रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर हम इसका यूनिट का बात करें तो रेसिस्टेंस का यूनिट मीटर, सॉरी रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ का हो गया मीटर। मीटर मीटर कट गया तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। क्लियर, इसका ऐसा यूनिट तो समझ में आ गया कि भैया रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। अब हम लोग जिस तरीके से यहां पे इसको ऐसे काट दिए ना, सिंपल, जैसे इसको हम लोग काट दिए उसी तरह से डायमेंशन में भी कटेगा भाई। देखो रेसिस्टेंस का डायमेंशन आपने जस्ट निकाला ना, ऊपर में देखो क्या था, रेसिस्टेंस का डायमेंशन सिंपल, रो = रेसिस्टेंस का डायमेंशन m, फिर क्या था L², T पे पावर -3, A पे पावर -2। क्लियर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया के लिए क्या लिखेंगे, एरिया के लिए लिखेंगे सर L², और नीचे L के लिए क्या होगा, लेंथ के लिए क्या होगा L। तो सिंपल L और स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं, खाली L को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो तो रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां पे बनाते हैं m, यहां से L मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया L पे पावर क्यूब, और T पे पावर -3, और A पे पावर -2। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका क्या, रेसिस्टिविटी। क्लियर है ना, अगर दिक्कत है रोक के आराम से देखो। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है भैया अपना कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस था, उसी तरह से रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, तो सिंपल, जो रेसिस्टिविटी है भैया उसका क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, जस्ट उल्टा। जैसे रेसिस्टिविटी मटेरियल होता है कंडक्टर का जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी एक मटेरियल होता है कंडक्टर का जो सपोज करता है, मतलब सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करता है, ऐसा क्या चीज होता है जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है। तो यहां पे गाइस जो करंट की बात हो रही है ना, वो पूरे ऑल ओवर करंट की बात हो रही है। तो जैसा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे सॉल्ट है और पानी है,
उसको अगर हम लोग घोल देते हैं तो वो भी एक कंडक्टर का जैसा काम करता है और उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर जो हुआ उसमें एक तरह समझो कि रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है आयंस के थ्रू, लेकिन जैसे ही नमक मिला है तो उसमें रेसिस्टेंस ऑफर होना बंद हो गया और कंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन वाला कंडक्टर का बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है रेसिस्टिविटी का। खैर उतना ध्यान नहीं देना। तो जैसे ही यहाँ पे ओम मीटर था ना, तो ओम मीटर का इन्वर्स मार देते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर का इन्वर्स मारेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये महू मीटर इन्वर्स। और महू मीटर इन्वर्स को MHO लिख देता हूँ, MHO महू मीटर इन्वर्स। महू मीटर इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? महू मीटर इन्वर्स को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। महू मीटर इन्वर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंस भी बोलते हैं। अब इसका डायमेंशन देखेंगे तो बस जहां प्लस है भाई वहां माइनस कर दो, m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 3 और a पे पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरा हैंड है ना, तो इस हैंड से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes over a unit area perpendicularly is called electric flux। बहुत सारे बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे एक यूनिट एरिया से और परपेंडिकुलरली पास करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो मतलब यहां देखा जा रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो रहा है एक यूनिट एरिया से, इसलिए इसका फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। और आप सबको पता है अभी जस्ट हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि ई का डायमेंशन आप सबको पता है। ई का डायमेंशन क्या था? जैसे देखो गाइस, यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, तो बस एल कर दो। ठीक है, एल स्क्वायर पोटेंशियल के लिए होता है, और अगर एल कर दिए तो वो किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है। तो सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा? ML-T-3 a पे पावर -1 और इनटू एरिया। एरिया के लिए क्या होता है? एल स्क्वायर। सॉल्व मारेंगे इसको, क्या हो जाएगा? ML³ T-3 a पे पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करें तो भाई इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना, है ना। हमको तो पता है, हम बता भी सकते हैं, लेकिन खुद से करने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पहले निकालना, बताया है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूले पे जाना, उसका यूनिट निकालने की कोशिश करना, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ऑटोमेटिक यूनिट निकल के आएगा। एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं होता है पूछना व्हाट्सएप में या कहीं भी, कोई भी ग्रुप में कमेंट कहीं भी पूछना, बता देंगे। ठीक है, तो इसका डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन क्या होगा? m l पे पावर -3 t पे पावर -3 और ए भाई यहाँ पे -3 क्यों लिख दिए? l पे पावर 3 और t पे पावर -3 और a पे पावर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, बहुत सिंपल, सो सिंपल, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। भैया स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज बाय मास। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास। तो ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? कूलम पर केजी, है ना, कूलम पर केजी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? इधर कूलम पर केजी, है ना, क्योंकि मास को हम लोग केजी में नापते हैं और चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, तो सिंपल, इसका डायमेंशन देखेंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा? 80 और मास का क्या होता है? m। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो सिंपल ऐसा लिखा जाएगा ATM-1 ATM। ठीक है, सो गाइज होप कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। और गाइज यही आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और डायमेंशन। तो अगर आपको ये पूरा चीज क्लियर हो गया है, देन इसके बाद आप लोग को मैग्नेटिज्म का देखना है, जो कि पार्ट 2 में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के कुछ फॉर्मूले के बारे में, और फिर हम लोग कुछ देखेंगे वेव साउंड के कुछ गिने चुने फॉर्मूले 5-6, और फिर आगे का प्रोसेस देखा जाएगा। आगे हम लोग फिर मैकेनिक्स में जाएंगे या वेक्टर में जाएंगे, वो चीज़ देखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ अपने स्टडी को एकदम पीक पे रखना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।